हाय दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट की अगली जो एग्ज़ाम्स है वो जुलाई में कंडक्ट करा ली जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ सभी का जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरह से चल रही होगी और मैं इसी को कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो है मैं एसएसटी का जो पेपर है वो अच्छी तरह से आपका प्रिपरेशन करा दूंगा ताकि आपके एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में छूट ना पाए। तो चलिए आप पहली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप पहला क्वेश्चन यहाँ देख पा रहे होंगे, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो मोपला विद्रोह जो है विद्रोह में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो यहाँ पर जो है मैं इसका एक्सप्लेन अच्छी तरह से कर देता हूँ। मोपला विद्रोह जो है वो केरल राज्य में शुरू हुआ था। वहाँ के जो किसान थे उन्होंने जो है मोपला विद्रोह यहाँ पर किया था। इन्हीं को ये कौन सब अथी में आता है, सेक्टर में आता है, पूछता है ये क्वेश्चन। तो ये आता है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी जो है जैसे कि महालवाड़ी, रैयतवाड़ी ये सब आता है। तो इसमें से पूछेगा किस सेक्टर से आता था, तो ये आता था रैयतवाड़ी। केरल के किसान जो थे रैयतवाड़ी उन्होंने 1921 में कब किया था, 1921 में। आप यहाँ देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 में जो दिया हुआ है कि 1931 में कहाँ पर हुआ था, केरल में। केरल के किसानों ने, कौन किसानों, रैयतवाड़ी जो किसान थे उन्होंने ये जो है मोपला विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 1921। ठीक है दोस्तों, पहला आंसर हो गया इसमें 1921। दूसरा हो गया कहाँ पर हुआ था, किस राज्य में, केरल राज्य से शुरू हुआ था। तीसरा किन किसानों ने किया था, तो रैयतवाड़ी ने किया था। किसके अगेंस्ट हुआ था, तो अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। सभी क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से आप नोट करते चलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एग्जाम्स में डायरेक्टली देखने को ये सब क्वेश्चन मिलेंगे ताकि आप प्रैक्टिस करते रहे और आपको एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन वहाँ पर ना छूट पाए। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे हैं, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जब अंग्रेज आए थे उस समय क्या हुआ था, वो यहाँ पर राज्य करने के उद्देश्य से नहीं आए थे। वो यहाँ पर किस लिए आए थे, सन 1600 में जो है वो आए थे यहाँ पर व्यापार के क्षेत्र में अपना कदम रखने के लिए आए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मजबूत होता गया, तो वो उनका साम्राज्य जो है भारत पर अपना वर्चस्व काम जो है साबित हो गया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था यहाँ पर। तो देखिए इसका एक्सप्लेन चलिए अच्छी तरह से कर लेते हैं कि प्लासी का युद्ध जो है वो हुआ था क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। किसके बीच हुआ था, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। ये हमारा आंसर यहाँ पर हो गया। लेकिन ये पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो ये हुआ था 1757 में। कब हुआ था, 1757 में। इस भी हमको मिल गया कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। किनके बीच हुआ था, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। ये दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेजों का जो राज्य करने का जो दरवाज़ा खुला, साम्राज्य करने का, उनको भारत पर राज्य करने का रास्ता किस युद्ध से खुला था। तो यही वो युद्ध है, प्लासी का युद्ध जो है। इसी को यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिराजुद्दौला जीत जाता है और माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो है क्लाइव जीत जाता है और सिराजुद्दौला हार जाता है। इसी में इसका मौत हो जाता है, जिसके कारण क्लाइव का होता है यहाँ पर विन हो जाता है। और इसी युद्ध के बाद जो है इंडिया पर, मतलब भारत पर क्या होता है, अंग्रेजों का, ब्रिटेन का यहाँ पर राज्य करने का जो रास्ता है वो यहाँ पर खुल जाता है। क्योंककि इसी के युद्ध के बाद जो है बंगाल की दीवानी जो बोला जाता है, राज्य करने का अधिकार इनको प्राप्त होने लगता है। इसी के बाद एक और युद्ध होता है, वो है सन 1764 में, वो था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद जो क्या हुआ, यहाँ से पूरी कंप्लीटली जो है मुगल का जो था उस समय, ये प्लस बक्सर के बाद जो है यहाँ पर अंग्रेजों का पूरी तरह से, अच्छी तरह से यहाँ पर उनका साम्राज्य स्थापित हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए 3-4 क्वेश्चन हो गया। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। इसमें किसकी जीत हुई थी, तो क्लाइव की जीत हुई थी। सिराजुद्दौला इसमें क्या हुआ था, मारा गया था। अंग्रेजों का साम्राज्य जो स्थापित करने का रास्ता किस युद्ध से खुलता है, तो वह प्लासी के युद्ध से खुलता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें सिराजुद्दौला क्यों युद्ध होता है, क्योंकि यहाँ से एक जो है जो बॉर्डर होता है, किला के बंदी जो है, यहाँ सिराजुद्दौला बनाना स्टार्ट करता था। इसी के रोकने के लिए जो है यहाँ पर ये युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं क्योंकि अब और भी बहुत सारे क्वेश्चन, जब और भी आगे जब क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आते जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट है एक क्वेश्चन का अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके कम से कम 4 क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा करा दिया जाए, जिससे आपका जो है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको ना छूटे यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि कलिंग युद्ध का जिक्र किस शिलालेख में किया गया था। ठीक है, अशोक के द्वारा जो शिलालेख जो है देश विदेश में हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि शिलालेख क्या होता है, जिसको अभिलेख बोलते हैं।
अभिलेख में ही शिलालेख आता है। इससे क्या होता था, इससे राजा जो उस समय के जो राजा होते थे वो अपना बारे में अपना जो भी उनकी ख्याति होती थी, जो भी उनका एम्पावरमेंट होता था, वो बताने के लिए वो क्या करते थे, अपने राज्य में जो भी कवि होते थे या खुद के द्वारा जो लिखवाते थे अपना गुणगान या अपने द्वारा जो भी जीता हुआ चीज़ था उसको बताने के लिए अभी कवि द्वारा वो क्या होते थे, देश विदेश में लिखवाते थे। या तो वो होता था ताम्रपत्र पर या छाल पर या पत्ता पर या फिर जो शिला, शिला मीन्स होता है पत्थर, पत्थर पर जो है वो कील से उकेर उकेर के जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं शिलालेख। तो अशोक ने जो है शिलालेख यहाँ पर लिखा था, जिसमें से बोल रहा है कि किस शिलालेख में वो कलिंग का युद्ध कब हुआ था, सन 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 261 में हुआ था कलिंग का युद्ध। तो यही युद्ध जो है, ये युद्ध का जिक्र अशोक ने अपने किस शिलालेख में करवाया था? तो उसने करवाया था यहाँ पर जो है वो 13वें शिलालेख पर इसने कलिंग का युद्ध जो है अपना जिक्र करवाया था कि हाँ मैंने कलिंग युद्ध जीता था, जिसमें बहुत सारी हत्याएं हुई थी, जिसके कारण मेरा जो है अंतरात्मा जो है पिघल गया और मैं यहाँ से जो है युद्ध का ना करने का यहाँ से संकल्प लिया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि अशोक किस युद्ध के बाद जो है वो युद्ध ना करने का जो है वो प्रण लेता है? तो ये कौन सा युद्ध था? वो था कलिंग युद्ध। ठीक है, किस शिलालेख में ये जिक्र हुआ है? 13वें शिलालेख में। ठीक, और ये किस किस देश से प्राप्त हुआ था शिलालेख? अधिकतर देखिए भारत से, अफगानिस्तान से, सीरिया से, ये सब जो है अधिकतर जो है वो प्राप्त होता है। और एक क्वेश्चन है कि इसने अपने शिलालेख कितनी भाषाओं में लिखे थे? तो 4 भाषाओं में, अरमाइक, खरोष्टी, ब्राह्मी, ये करके जो है वो टोटल 4 भाषाओं में इसने जो है अपनी भाषा में वो लिखा था, जिसमें से खरोष्टी जो है वो भारत में, अरमाइक और ये जो है वो अफगानिस्तान, ये सबसे, ब्राह्मी जो है भारत में, खरोष्टी अरमाइक ये अफगानिस्तान और बगल वाले देश से प्राप्त हुआ है। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन था कि कलिंग युद्ध का जिक्र किस शिलालेख में हुआ? तो 13वें शिलालेख में हमको वहाँ पर मिला है कि कलिंग का युद्ध हुआ था। किसके द्वारा हुआ था कलिंग युद्ध? अशोक के द्वारा हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक क्वेश्चन में कितने हमको क्वेश्चंस मिल गए। पहला कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 में। किसके द्वारा हुआ था? अशोक के द्वारा हुआ था। किस शिलालेख में लिखा गया कलिंग युद्ध के बारे में? 13वें शिलालेख के बारे में। और इसमें किस युद्ध के बाद जो है अशोक ने युद्ध ना करने का प्रण लिया था? वो था कलिंग युद्ध के दौरान। यहाँ से देखिए, और कितने भाषा में इसने लिखा है शिलालेख? ये लिखा है लगभग 3 से 4 भाषाओं में इसने लिखा है। 5 हो गया। 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखिए एक क्वेश्चन में आपको यहाँ देखने को मिल गया। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, प्रत्येक क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम्स में इस रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको अगर वहाँ मिले हूबहू देखने को, अगर ना भी मिले तो आप क्या कीजिए, वहाँ पर अगर आप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो आप वहाँ पर आसानी से ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर वहाँ पर 1 नंबर आपको वहाँ कोई नहीं रोक सकता है लेने से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगली देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप अगला क्वेश्चन यहाँ देख पा रहे होंगे कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? सिंधु सभ्यता आपको पता होगी कि सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता यहाँ पर जो है अभी है, जो जिसको ऐसी सभ्यता है जो लिखी तो गई है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। उस समय जो है लिखा तो गया था लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया था। तो देखिए इतिहास के किस टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है, एक ऐतिहासिक, एक प्रागैतिहासिक, एक आद्यैतिहासिक। तो देखिए जो है प्राचीन जो था, जिसमें आदि मानव लोग आते थे, उसमें तो कुछ लिखा नहीं गया है। ठीक, इसके बाद आता है आद्यैतिहासिक, जिसमें कुछ लिखा तो गया है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। लिखा गया है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, उसको आद्यैतिहासिक बोलते हैं। और एक बोलते हैं ऐतिहासिक, जिसको लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। तो प्राग ऐतिहासिक है वो जैसे आदि मानव हो गया, आद्यैतिहासिक जिसमें लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, और एक ऐतिहासिक जो अभी के समय चलता है, जैसे कि मान लीजिए कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। ठीक है, तो ये तो लिखा गया है और हम पढ़ भी पा रहे हैं, तो ये हो गया ऐतिहासिक। आद्यैतिहासिक किसको बोलते हैं? प्रागैतिहासिक, जिसको हम पढ़ नहीं पा रहे, या लिखा ही नहीं गया तो पढ़ेंगे क्या? तो वो जैसे आदि मानव के समय का काल का। तो ये 2 को हो गया, प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक। अब बच्चा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आद्यैतिहासिक। अर्धऐतिहासिक मतलब होता है जो लिखा तो गया है लेकिन उसको पढ़ नहीं पाया अभी तक कोई, उसी में आता है ये सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है? अर्धऐतिहासिक थी, जिसको लिखा तो गया है लेकिन
पढ़ा नहीं गया है। तो यही क्वेश्चन हमारा है कि लिपि कैसी है, तो अर्ध ऐतिहासिक है, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया। लिखा तो गया, जैसे कि उस समय के मुहर जो मिले हैं, एक मुहर पर सांड बना हुआ है और एक मूर्ति के चारों तरफ कुछ है। जैसे भीमबेटका की जो गुफा है उसमें जो बहुत सारी चित्र है, जानवर की, बैल की, ये सब की जो अभी चित्र हैं वो जो है चित्रात्मक है। लिखा तो गया है लेकिन उसको पढ़ नहीं पाया गया भाषा को, तो उसी को बोलते हैं अर्ध ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो अर्ध ऐतिहासिक लिपि थी। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में अपना जो क्वेश्चन वो मेंशन कर दीजिएगा। मैं वक्त मिलने पर आपको ज़रूर से ज़रूर उसको रिप्लाई करने की कोशिश भरपूर करूँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर क्या होगा, अर्ध ऐतिहासिक। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अर्ध ऐतिहासिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपने से जो है एक एक करके लाया हूं चुन करके, खुद से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ता है दोस्तों। तो आप कृपया करके एक बार इसको लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो आप इस चैनल को जो है वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए यही मेरा मोटिवेशन है वीडियो बनाने का, मुझे और भी अच्छी तरह से इसको इंक्रीज करने का मोटिवेट मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। राज तरंगिणी का लेखक कौन है। राज तरंगिणी जो है वो एक लिखी हुई है, किसके बारे में लिखे हुए, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। राज तरंगिणी किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, तो ये कश्मीर के जो उस समय जो राजतंत्र था, उस समय राजा थे, वहाँ पे कैसा राज्य होता था, उसके बारे में ये लिखा गया है राज तरंगिणी। तो हमसे पूछा गया है कि राज तरंगिणी कौन लिखा था, तो राज तरंगिणी जो है वो लिखा था किसने, कल्हण ने। किसने लिखा था, कल्हण ने। आपको यहाँ चाणक्य भी पता होगा, प्रेमचंद भी, बाणभट्ट भी। ठीक है, तो देखिए हमसे पूछा था कि राज तरंगिणी के बारे में, तो राज तरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हण। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, मैं ऑप्शन को इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है अब ज़्यादा नहीं है, इस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने पर है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का टाइम है, इसलिए मैं जो है पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन करने में टाइम लगा रहा हूँ। ठीक है, देखिए तो राज तरंगिणी जो था वो किसने लिखा था, कल्हण ने। किसके बारे में लिखा है, कश्मीर का जो उस समय राजतंत्र था, कश्मीर के राजा का जो राजतंत्र था उसके बारे में वहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 क्वेश्चन मिल गया। राज तरंगिणी का लेखक कौन है, कल्हण। कहाँ का है ये कश्मीर के राजतंत्र के बारे में लिखा है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग कर लेते हैं कि बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो बुद्ध जी का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में होता। आप में से कितने लोग जो होंगे जिनको ईसा पूर्व का पता नहीं होगा, तो देखिए मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। ईसा पूर्व मतलब होता है जो जैसे कि अभी 2024 चल रहा है, तो 2024 जो शुरुआत में जो फर्स्ट होगा, एक जो पहला साल होगा, इसी को बोलते हैं ईसा। मतलब ईसा मसीह का जब जन्मदिन हुआ था उसका पहले का दिन और उसका बाद का दिन, तो पहले ईसा मसीह का जन्म से पहले का जो काल था उसको ईसा पूर्व बोलते हैं, जो बाद का काल होगा वो ईसा बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ ईसा पूर्व में हुआ, मतलब 2024 से पहले 563 ईसा पूर्व पहले, मतलब 2024 में 563 और जोड़ दीजिए तो टोटल इतना उनका साल पहले जन्म हुआ था। तो बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। मतलब ऐसा नहीं है कि 563 साल में हुआ था, नहीं, 2024 से पहले 563 साल पहले उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। ठीक है, ये बुद्ध जी का जन्म हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी, मतलब बुद्ध जी के पहले जन्म जो हुआ था, तो वो कहा जाता है कि उनका पहला के जन्म जो है वो किस में हुआ था, घोड़े में हुआ था। घोड़े में उनका पहले जन्म हुआ था। तो वह पूछाता है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस में लिखा गया है। तो देखिए बुद्ध के जन्म का पूर्व कहानी जो है वो जातक में लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है, जातक में लिखा गया है उनके पूर्व जन्म के कहानी के बारे में। ठीक है, बुद्ध से और जैन धर्म से जो है वो बहुत क्वेश्चंस आती हैं दोस्तों, तो आप इनका प्रैक्टिस जरूर से ज़रूर कीजिएगा। बुद्ध और जैन का, इनमें अधिकतर क्वेश्चंस जो है वो कंफ्यूजन होते हैं इनके जीवन और मरण और इनके पत्नी और पिता के नाम पर। एक का नाम है यशोदा, एक का नाम है यशोधरा, एक के बचपन का नाम है सुधोधन, एक के पिता का नाम है सिद्धार्थ। ऐसे करके जो है वो बहुत ही कंफ्यूजन होता है, तो उसको अच्छी तरह से आप कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बुद्ध के जन्म का कहानी किस में लिखा गया है, तो जातक में लिखा गया। उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ देख पा रहे हैं कि प्रथम कांग्रेस अधिवेशन, आपको देखिए मैं एक बात बता दे रहा हूँ, सीटेट में जो है, सीटेट या अभी का कोई भी अधिकतर एग्जाम्स में जो है वो अधिकतर क्वेश्चन जो है वो किससे आ रही है, वो आधुनिक भारत से क्वेश्चन ज़्यादा आती है। और एक 1857 का जो रिवोल्ट था, क्रांति था, उससे अधिकतर क्वेश्चन आता है। इसके बाद प्राचीन से आता है, इसके बाद मेडिवल से आता है। ठीक है, तो अधिकतर जो जोर रहेगा वो आधुनिक भारत पर और 1857 की क्रांति पर होगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन उठा करके आप जा करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे, प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था। तो कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो शुरू कब होता है, यहाँ पर 1885 में बम्बई में होता है। कहाँ होता है, बम्बई में होता है। 1885 में यहाँ पर शुरुआत होता है। ठीक, जब पहला अधिवेशन होता है उस समय टोटल कितने लोग इसमें भाग लेते हैं, 72 लोग लेते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में टोटल कितने लोग आए थे, तो 72 लोग आए थे। ठीक है, और इसका जब अधिवेशन जब हुआ था, प्रथम अध्यक्ष, आपको अध्यक्ष से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो जो इम्पोर्टेंट ईयर का जो क्वेश्चन है, ये अधिवेशन है, वो अधिवेशन कब हुआ था और उसका अध्यक्ष कौन थे, ये जरूर कीजिएगा। तो जो प्रथम अधिवेशन था वो हुआ था कब, 1885 में हुआ था। उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष वो थे WC बनर्जी। WC बनर्जी, इसी को फुल फॉर्म में बोलते हैं व्योमकेश बनर्जी। क्या बोलते हैं, व्योमकेश बनर्जी, यहाँ पर बोला जाता है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है WC बनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रथम कब हुआ था, 1885 में। कितने लोगों ने भाग लिया था, 72 लोगों ने। कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। प्रथम कौन था अध्यक्ष, WC बनर्जी। और इसी में पूछा जाता है, देखिए और मैं बता दे रहा हूँ, इसी में पूछा जाता है कि प्रथम जो है अंग्रेज कौन था। इसमें प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो इस प्रथम अंग्रेज अधिवेशन जो था इस अध्यक्ष वो था यूले, जॉर्ज यूले नाम का जो है अंग्रेज पहला इसमें अध्यक्ष हुआ था। और इसमें पहला जो पूछा जाता, प्रथम महिला कौन था, तब जो थे एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट जो है वो प्रथम महिला थी। और पूछता है इसे प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो प्रथम भारतीय महिला बोलेगी तो वो होगी सरोजनी नायडू। और भी बहुत डीप में क्वेश्चन चला जाएगा, तो इसका बहुत लंबा ये डिस्कशन है, तो इसको बाद में कभी देखेंगे। अभी जो है जो इम्पोर्टेंट में है उसको मैंने बता दिया। और एक क्वेश्चन की पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम कौन था इसमें अध्यक्ष, तो वो है बगरुद्दीन तैयब जी। कौन थे, तैयब जी थे। ठीक है, चलिए तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था, तो 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। कितने लोगों ने टोटल, 72 लोगों ने दिया था, हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे। ठीक है, इतना हो गया। एक ही क्वेश्चन में देखिए लगभग 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ मैंने कराने के पर जो है वो कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सभी का मैं एक अलग से और अच्छी तरह से डिटेल कराते जाऊंगा। अभी जो है आपको बेस में बता रहा हूं, ताकि जो है आपका बेस पहले कंप्लीट हो जाए, फिर इसको डीप में हम लोग चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी। बंगाल विभाजन से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको पहले यही बता दे रहा हूँ कि बंगाल विभाजन हुआ ही क्यों था। बंगाल विभाजन इसलिए किया गया था, आपने सुना होगा कि डिवाइड एंड रूल, मतलब तोड़ो और राज करो। तो बंगाल विभाजन इसीलिए किया गया था, 2 भाग में बांटा गया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। तो इसी का जो वेस्ट बंगाल जो है आज का पश्चिम बंगाल है, और ये ईस्ट बंगाल जो है वो आज का कौन है, बांग्लादेश है। ठीक है, तो उसी समय क्या हुआ था, बांटा गया था ये भारत के 2 भागों में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था जो 2 भाग, एक भाग में जो है वो मुस्लिम यहाँ का प्रतिपक्ष होगा जो भी इलेक्शन होगा, और यहाँ पर होगा एक में हिंदू प्रतिपक्ष। इससे क्या होगा, यहाँ पर सांप्रदायिक जो है यहाँ पर मतभेद शुरू होने लगा। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है डिवाइड एंड रूल, इसी को बोला जाता है। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, ये 1900 माफ़ कीजिएगा, तो क्या है कि इसमें 2 क्वेश्चन आता है। सबसे पहले घोषणा कब की गई थी, देखिए आप क्वेश्चन अच्छी तरह से देखिएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, ये नहीं पूरा कि लागू कब किया गया था। लागू और घोषणा ये दो अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तो घोषणा अगर हमसे पूछे, घोषणा हुआ था 19 जुलाई 1905 में घोषणा हुआ था। ठीक है,
अगर हमसे घोषणा पूछे तब, अगर लागू पूछेगा तो लागू हुआ था 16 अक्टूबर, लिख लीजिएगा कहीं पर, 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन घोषणा कब हुआ था? घोषणा हुआ था 19 जुलाई 1905 को। लेकिन अगर हमसे पूछे कि लागू कब हो गया था, मतलब बंगाल विभाजन कब से हो गया था, लागू हो गया था, वो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 में। ठीक, और इससे क्वेश्चन एक आता है, इसी से क्या होता है, यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन यहीं से चालू हो जाता है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन चालू होता है, तो स्वदेशी आंदोलन चालू होता है। इसी को काला दिवस बोला जाता है। इसी को रक्षा बंधन के रूप में कौन सा रक्षा बंधन दिवस मनाने के लिए कौन बोला था, पूछता है ये क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन के दिन को रक्षा बंधन के दिन में मनाने के लिए किसने कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था बंगाल विभाजन के दिन को। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे देखिए कितने क्वेश्चन हुआ। घोषणा कब हुई थी, लागू कब हुई थी, और बंगाल विभाजन हुआ किसके समय था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय, कि लॉर्ड हटा दीजिए, कर्जन, देखिए कर्जन के समय हुआ था। बंगाल विभाजन जो है वो कर्जन के समय हुआ था। तो 3 क्वेश्चन यहाँ हो गए। मैं ये रक्षा बंधन दिवस कौन बनाने बोला था, रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था। और इसके बाद कौन से आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। देखिए एक क्वेश्चन से मैंने 6 क्वेश्चन बता दिया, तो आप सभी क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से नोट करते चलिएगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में ना छूट पाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई थी। गद्दार पार्टी जो है लाला हरदयाल के द्वारा जो है स्थापित किया जाता है, कब, 1913 में। ठीक है, कहाँ होता है, ये होता है सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ होता है, सैन फ्रांसिस्को में। इसके प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है, अध्यक्ष कौन थे पहला, तो ये थे मोहन सिंह भाखड़ा जी थे, मोहन सिंह भाखड़ा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन था कि गद्दार पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो गद्दार पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ था। किसने किया था, लाला हरदयाल ने किया था। कहाँ हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन थे, मोहन सिंह भाखड़ा जी थे। तो देखिए एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन निकल गए, चारों का आंसर मैंने बता दिया था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखते चलिए और नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है। ठीक है, चावल उगाए जाने का प्रमाण कहाँ मिलता है, ये किसका है, ये प्राचीन इतिहास का है। ठीक, मैंने बोला था अधिकतर क्वेश्चन आधुनिक भारत, इसके बाद 1857, इसके बाद जो है प्राचीन इतिहास, इसके बाद मेडिवल से आता है। ठीक है, तो चावल उगाए जाने का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो आपको पता होगा जब खुदाई हो रही थी उसमें बहुत सारे चीज़ जहाँ तहाँ से मिला, जैसे राखीगढ़ी हुआ, लोथल हुआ, भोगवा हुआ, धोलावीरा हुआ, कालीबंगा हुआ, ये सब जगह जो है ये सब कहीं कोई राजस्थान में है, कोई गुजरात में है, कोई उत्तर प्रदेश में, कोई कश्मीर में, कोई महाराष्ट्र में, ये सब जगह से हुआ है। तो इससे क्वेश्चंस पे आते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है कहाँ से कहाँ तक फैला था, वो जो है देखिए वो मैं बता दे रहा हूँ। उत्तर में कश्मीर, नीचे में महाराष्ट्र, और इधर पूरब में जो है लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश, और इधर जो है वो बलूचिस्तान तक, यहाँ तक जो है वो सिंधु सभ्यता फैला हुआ था। ठीक, यह क्वेश्चन पूछता है ऐसे कहाँ से कहाँ तक फैला होता है, मैंने बता दिया। ठीक है, और कश्मीर में भी कहाँ होता है तो वो अलग से मैं उसका जब डिटेल बताऊंगा, जब वीडियो उसमें अच्छी तरह से बता दूंगा। तो देखिए यहाँ से पूछा जा रहा है कि चावल कहाँ से मिला था। चावल जब उगाया गया था, पहली बार उगाया जाता था, तो चावल उगाए जाने का प्रमाण कहाँ अधिकतर मिलता है, तो वो मिलता है कहाँ, कोल्डिहुआ में। कहाँ मिलता है, कोल्डिहुआ में। ठीक, और चावल का जो प्रमाण है कच्चा, ऐसे भी पूछता है कि चावल प्रथम बार कहाँ मिला था, तो वो हुआ था गारो खासी का जो पहाड़ी है, गारो खासी का जो पहाड़ी है उत्तर पूर्व में, ठीक है, मेघालय की तरफ, वहाँ पर वो मिला था। ठीक है, और अगर पूछेगा कि हवन करने वाला जो मिला था अग्निकुंड, वो कहाँ मिला था, वो मिला था कालीबंगा में। कहाँ मिला था, कालीबंगा में। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नवपाषाण के कहाँ मिलते हैं, तो ये सब जो है ये सब क्वेश्चन जो है वो कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल जो है वो लोथल कहाँ है, ये लोथल गुजरात में जो है वो, यहाँ पर क्या होता था पहले, यहाँ पर जो है जो भी जहाज वहाज का जो कार्य होता था सामान पहुँचाने लाने का, वो यहाँ पर होता था, बंदरगाह हुआ करता था। ठीक है, तो देखिए इससे रिलेटेड मैंने अधिकतर क्वेश्चन करा दिया। चावल उगाए जाने का प्रमाण कहाँ मिलता है, कोल्डिहुआ में। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों आज यहाँ पर ये आखिरी क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। मैं आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी फ्रेंड में जो है इसको शेयर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं और भी इस वीडियो को जो है अपनी तरफ से इम्प्रूवमेंट करने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। तब तक ले आप जो वीडियो को अच्छी तरह से रीच दीजिए, आप सपोर्ट कीजिए और हो सके तो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को, इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और इसी तरह जो है ये एसएसटी का सीरीज चलता रहेगा जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी भी आगे आएगा। आपको कौन कौन सा वीडियो देखना है आप भी ज़रूर बताइएगा। आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर मेंशन कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।